अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में यदि बोलूं ना कि इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग नहीं है। एक्चुअली ये चैप्टर अकाउंट्स में है लेकिन इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है। मतलब बहुत बेसिक अकाउंटिंग यदि थोड़ी बहुत आएगा तो वो हम करेंगे, बाकी अकाउंटिंग नहीं है, यानी कोई जनरल एंट्री नहीं है। अब जनरल एंट्री नहीं है तो मतलब अकाउंटिंग नहीं है। इस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। तो चैप्टर इज इंश्योरेंस क्लेम, और जैसे कि मैंने कहा इजी भी है और अकाउंटिंग भी नहीं है। तो हम ये पढ़ क्यों रहे? पहली बात सर, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलेंगे, सीए बन जाते हैं, ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमें फेस करनी होती है जहां पे इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करना पड़ता है। वहां ये हमें बेसिक नॉलेज देगा। अगेन बेसिक नॉलेज। हम इस चैप्टर से इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। ये बहुत बहुत सिंपल बेसिक नॉलेज आपको देगा। तो एक बेसिक आइडिया इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स का हमें हो, उसके लिए ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है और इस चैप्टर हमें सिलेबस में रखा गया है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एवरीवन इज कंफर्टेबल। इंश्योरेंस वर्ड से सब कंफर्टेबल है। क्या है इंश्योरेंस? बेसिकली सिर्फ इंश्योरेंस को यदि डिफाइन करना है तो इंश्योरेंस क्या है, और इंश्योरेंस को यदि हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है? नहीं, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी रखना। बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब होता है अपनी रिस्क किसी और को डाइवर्ट कर देना। इंश्योरेंस का मतलब होता है आपने अपना रिस्क किसी और पे डाइवर्ट कर दिया। मतलब अपने बुरे दिन किसी और के माथे, और जिसकी तरफ आपने ये रिस्क डाइवर्ट की वो आपकी उस पूरी रिस्क को मैनेज करेगी, और उस पर्टिकुलर रिस्क की वजह से कोई भी लॉस यदि आपको हुआ तो द अदर पार्टी विल कॉम्पनसेट यू। और वो जो अदर पार्टी आपको उस डैमेज, लॉस और मिस हैपनिंग के लिए कॉम्पनसेट करेगी, उस कॉम्पनसेशन का नाम होता है क्लेम। बात समझ में आया? इंश्योरेंस का मतलब क्या बोला मैंने? अपना रिस्क किसी और पे ट्रांसफर करना। किसी और पे कौन? जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है। वो इस चीज का इंश्योरेंस दे रहा है कि सर सो जाइए, आराम से, चैन से बैठिए, कुछ नहीं होगा। होगा हमें ना, हम संभाल लेंगे। क्या संभाल लोगे सर? सर डेथ हुई तो आपके परिवार को हम संभाल लेंगे। हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम देंगे। कौन सा इंश्योरेंस हो गया? लाइफ इंश्योरेंस। सर आपकी गाड़ी चलाओ बिंदास, एक्सीडेंट हुआ, उसका डैमेज, उसका लॉस हम संभाल लेंगे। मतलब व्हीकल इंश्योरेंस। सर बिंदास बिजनेस करो, बिजनेस में आपके पास बहुत सारी एसेट्स है, स्टॉक भी रखा हुआ है, मशीन भी रखा हुआ है, बिल्डिंग भी है। आप आराम से चैन से रात को ताला लगा के घर जाइए, गलती से आग लग गई और कुछ हो गया, हम संभाल लेंगे। जनरल इंश्योरेंस। शिप्स के थ्रू हम गुड्स को एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लगता है, और हमें मालूम है समुद्र में तूफान और डाकू आते, तो डैमेज का रिस्क रहता है, लॉस का रिस्क रहता है, चोरी का रिस्क रहता है, लुटने का रिस्क रहता है। अदर पर्सन से सर निश्चिंत होके भेजिए, कुछ हुआ हम संभाल लेंगे। मराइन इंश्योरेंस। मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड हर वैल्यूएबल चीज के लिए अदर पार्टी इज देयर, जो कि सब संभाल लेगी, और उस सब को संभालने के लिए हम उन्हें कुछ
रिवॉर्ड पे करते रहेंगे और उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो एक तो यहां पे एक ये पर्सन हो गया जिसे आप बोल सकते हैं इंश्योर्ड। ये कौन है? इंश्योर्ड। और जो सब संभाल लेगा वो बिग पर्सन, इंश्योरर। हम देंगे इसे क्या? प्रीमियम। और ये देगा हमें क्या? क्लेम। किसका? लॉस का, किसी भी तरह का, कुछ भी, जिस चीज का आपने अपना इंश्योरेंस करवा लिया, उस इंश्योर्ड वैल्यूएबल आइटम का, उस इंश्योर्ड वैल्यूएबल थिंग का कुछ भी डैमेज हुआ, उस डैमेज के केस में इंश्योरर आपको उसका क्लेम दे देगा, आपका डैमेज, आपका लॉस रिकवर करवा देगा, और उसके लिए हम उसे प्रीमियम पे करेंगे। बात समझ में आ गया? इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया? कितने तरह के इंश्योरेंस की हमने बात की? लाइफ इंश्योरेंस, हमारी लाइफ के बाद के लिए इंश्योरेंस, डेथ हो गई इंश्योरर विल पे। मरीन इंश्योरेंस, माल आराम से ट्रांसपोर्ट करो, कुछ लॉस हुआ इंश्योरर विल पे। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या आता है? जनरल इंश्योरेंस के अंदर व्हीकल इंश्योरेंस आता है, फायर इंश्योरेंस आता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस आता है, ये सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो आग लगा, चोरी हुआ, थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। आप पे करो प्रीमियम, इंश्योरर आपको सेफ्टी दे रहा है। सर में डैमेज तो होगा, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। आग लगेगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, बचा सकता हूं लेकिन फिर भी चांसेस हैं। तो इंश्योरेंस किन चीजों के लिए हो रहा है? अनसर्टेन इवेंट की वजह से एबनॉर्मली कोई लॉस हो गया, तो उसको कैसे प्रिवेंट करूं सर? तो उसके लिए कौन है? इंश्योरर। प्रीमियम दो, इंश्योरर आपको आपका क्लेम दे देगा। इवन आप तो बहुत कॉमनली एक और फील्ड है इंश्योरेंस में, जो पहले जनरल इंश्योरेंस का पार्ट था और अब सेपरेट हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सर प्रीमियम दीजिए, बीमार पड़ते हम संभाल लेंगे, हॉस्पिटल में जाके जमा हो जाइएगा, वहां का सब कुछ हम संभाल लेंगे। कौन? इंश्योरर। तो यहां पे दो मेन चीज हो गई कि इंश्योर्ड विल पे प्रीमियम टू द इंश्योरर फॉर द सेफ्टी और फॉर द इंश्योरेंस ऑफ इट्स वैल्यूएबल्स, एंड इफ एनी डैमेज विल देयर ऑन दैट वैल्यूएबल, चाहे वो लाइफ हो, गुड्स हो, थिंग्स हो, असेट हो, हेल्थ हो, इंश्योरर आपको क्लेम दे देगा, या इंश्योरेंस कंपनी जो भी होगी वो आपको क्लेम पे कर देगी। मैटर ओके, डन। अब यहां पे अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा होता है। किस चीज का? सर इंश्योरेंस कंपनी कैसे अकाउंट्स मेंटेन करती है, पढ़ेंगे ग्रुप 2 में इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट। लेकिन यहां पे हमारा मेन पर्पस इस चैप्टर का क्या है कि सर बात तो समझ में आ गई कि हम प्रीमियम पे करेंगे, अपनी वैल्यूएबल्स को इंश्योर्ड करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी उन वैल्यूएबल थिंग्स में यदि कोई डैमेज या लॉस होता है तो वो हमें क्लेम दे देगी। क्या देगी? कितना? 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 सर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितना? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस किसका करवाया था? जिसका इंश्योरेंस करवाया था उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या थी? आपने इंश्योरेंस कितने अमाउंट का करवाया था? आपको डैमेज एक्चुअली कितना हुआ? उस डैमेज में परमिसिबल डैमेज कितना है? ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमारा इस चैप्टर का अल्टीमेट पर्पस है, हमें मालूम करना है अमाउंट ऑफ क्लेम। ये इंश्योरेंस सर मैंने करवा रखा है, मुझे उस इंश्योरेंस में डैमेज हुआ है, तो मुझे उस इंश्योरेंस में उस डैमेज के अगेंस्ट में क्लेम कितना मिलेगा सर, वो कैलकुलेट करके बताना है। तो बहुत वाइडर रेंज हो गई? नहीं सर, आपके इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट कवर किया हुआ है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। लेकिन किसका क्लेम? डैमेज का क्लेम। कौन से डैमेज का क्लेम? तो हमारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, बहुत लिमिटेड पढ़ने को बोला है। सर आपको सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम,
ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। हमें यहां पढ़ाया जाएगा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्लेम हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहे। तो हेल्थ, लाइफ, मरीन सब तो वैसे ही हट गया हमारी जिंदगी से, एक्सीडेंट भी हटा दिया हमने। बिजनेस में सबसे बड़ा टेंशन किस चीज का है? फायर, आग लग जाए। और यदि आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, तो आपका लॉस क्या होगा? मेनली आपको सबसे बड़ा टेंशन किस चीज का है? फायर की वजह से कौन सा लॉस? लॉस ऑफ स्टॉक। सर मेनली हमारे गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रहता है और टेंशन रात को जाते वक्त यही रहती है कि रात को शॉर्ट सर्किट से आग ना लग जाए और माल ना जल जाए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सर कोई बात नहीं, क्या कर लो? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी आपको डैमेज पे कर दी, पहली चीज। दूसरा दूसरा आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? इतनी सारी सुबह से, मतलब जब से शुरू किया इंश्योरेंस इंश्योरेंस बोल रहे हैं, लेकिन कभी लॉस ऑफ प्रॉफिट तो आपने कहीं बोला ही नहीं। हेल्थ बोल दिया, मरीन बोल दिया, एक्सीडेंट बोल दिया, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? पढ़ेंगे। इट इज द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम, परमिसेबल अमाउंट ऑफ क्लेम जो कि इंश्योरर को मिलने वाला है। किन दो लॉसेस के लिए? स्टॉक के लॉसेस के लिए और प्रॉफिट के लॉसेस के लिए, और बिकॉज ऑफ फायर ओनली। यहां हम और कोई एरिया कवर नहीं करने वाले, तो बहुत लिमिटेड स्कोप हो गया। आपको लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है, यदि आग लगने से माल जल गया तो वो कैलकुलेट करना है, उसका कितना क्लेम मिलेगा। और प्रॉफिट का लॉस, ये प्रॉफिट लॉस क्या? लॉस ऑफ स्टॉक तो समझ में आ गया। तो जिस दिन आग लगी थी उस दिन मेरे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा था, उस स्टॉक के जलने की वजह से जो लॉस हुआ उसका क्लेम मिलेगा, वो कैलकुलेट करना है। ये बात तो सर समझ में आ गई। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर। सर जब एक प्रमाइसेस में हम काम कर रहे होते हैं, अभी आपका एक गोडाउन है और आपके गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रखा है, स्टॉक से भरा हुआ है। और नॉर्मली छोटे मोटे बिजनेस में क्या होता है? जो गोडाउन होता है वही शॉप होती है, उसी में कहीं ऑफिस लगा होता है। यहीं पे मेरा सेलिंग ऑफिस भी है, ठीक है। और कलर चेंज करते हैं और ये आग लग गई। अब यहां पे आग लगेगी तो आग से माल तो जलेगा ही जलेगा, ऑफिस प्रमाइसेस भी जल गया सर मेरा। अब ऑफिस प्रमाइसेस, मेरी शॉप में आग लग गई, शॉप जल गई, तो माल तो, गुड्स तो, स्टॉक तो जला ही जला। लेकिन अब जब तक उस बिल्डिंग को वापस रिपेयर नहीं करवाओगे, आप उस शॉप को खोल नहीं पाओगे। तो मीनवाइल जब तक सिचुएशंस वापस नॉर्मल नहीं हो जाती, वापस बिजनेस ओपन करने की कंडीशन में नहीं आ जाते, तब तक आपका बिजनेस बंद। और यदि बिजनेस बंद तो उस पीरियड में जो सेल हो सकती थी वो सेल भी नहीं होगी, और यदि सेल नहीं होगी तो जो सेल्स पे प्रॉफिट मिल सकता था वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या हो रहा है? आग लगने से दो नुकसान हो रहे हैं। पहला, आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉय हो रही है, आपका स्टॉक जल रहा है, और दूसरा आपका बिजनेस इंटरप्ट हो रहा है, आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी इंटरप्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट का लॉस हो रहा है। तो उस लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मतलब फिजिकल थिंग्स का तो इंश्योरेंस हो ही रहा है, और उस डैमेज की वजह से, उस मिस हैपनिंग की वजह से, उस एबनॉर्मल इवेंट की वजह से जो आपका बिजनेस इंटरप्ट हुआ, आप बिजनेस नहीं कर पाए कुछ दिन, कुछ महीने, उस पीरियड में जो आपका प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। डिपेंड करता है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। यहां हमने दो चीजों की क्लेम की बात की है सिर्फ। आप कह रहे हो बिल्डिंग में आग लगी, बिल्डिंग का इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्डिंग का इंश्योरेंस होगा तो वो भी मिलेगा। वो जैसे, वो तो पेमेंट देगी आपको, आप कराओ। गाड़ी का इंश्योरेंस होता तो क्या होता है? गाड़ी जा रही है, ठुक गई, आप क्या करते हो?
वर्कशॉप में पहुंचते हो, वर्कशॉप में जाके आपके पास दो फैसिलिटी होती है, सुना है, कैशलेस और रियम्बर्समेंट। कैशलेस क्या होता है? सर आप गाड़ी जाके वर्कशॉप में जमा करवा दो, इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूअर आएगा, वो आपके डैमेज को वैल्यू करेगा, एनालाइज करेगा और देखेगा एक्चुअली डैमेज कितना हुआ। फिर वो ये चेक करेगा कि जो भी डैमेज हुआ है वो डैमेज आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था उसमें कवर है या नहीं है। फिर ये चेक करेगा क्या आपने वो डैमेज जो हुआ वो एक्सीडेंटल हुआ या इंटेंशनल हुआ। आपका वो भी चीज कि आप तो ड्रंक थे भैया, झूमते हुए गाड़ी चला रहे थे, तो टुकना ही था भाई, तो इंश्योरेंस क्लेम क्लॉजेज हैं। अब आपका चलो परमिसेबल हो गया कि हाँ ठीक है सब कुछ ओके है, तो वो बोलती है वर्कशॉप को कि भैया ठीक कर दो, पेमेंट हम दे देंगे। ये कहलाता है कैशलेस। वो आपको कहती है कि सर ठीक करवा लो, बिल भेज देना, पेमेंट आपको पहुंचा देंगे। ये कहलाता है रियम्बर्समेंट। तो इट डिपेंड्स कि क्लॉज क्या है, पॉलिसी कैसा है, फीचर्स क्या हैं, आपने क्या फैसिलिटीज ली हैं, कितने अमाउंट की ली है, वो सब उस एक्सटेंट में जाएंगे। हम उस एक्सटेंट में नहीं जाने हैं, हमें बहुत सिंपल सिंपल सी बात करनी है। तो दो तरह के कौन से क्लेम हम यहां पढ़ने वाले हैं? स्टॉक और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ इंटरप्शन ड्यू टू दैट फायर जो प्रॉफिट का लॉस हुआ वो। इज इट क्लियर? ये है हमारे इस चैप्टर का मेन स्कोप। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्लेम कैलकुलेशन। क्लेम कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? क्लेम कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। लॉस ड्यू टू फायर से कौन सा डैमेज कवर हो रहा है यहां पे? लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट्स ऑल। ये कंप्लीट स्कोप यहां पे हमने नोट कर लिया। बात समझ में आया? यहां तक डन? बिल्डिंग का इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग का मिलेगा। नहीं, आपको वो सब करना पड़ेगा। देखिए, हम अभी डिस्कशन सारा का सारा करने वाले हैं सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक पे। लॉस ऑफ प्रॉफिट वी विल डिस्कस लेटर। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन आ रहे हैं, वो कंफ्यूजन हम उस एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके डिस्कस करने वाले हैं, वहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक की। तो यहां से हमारा डिस्कशन हम शुरू करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पे। लॉस ऑफ स्टॉक सर ड्यू टू फायर, ये क्लियर है? चलिए, लॉस ऑफ स्टॉक क्या होगा? आग लगी, माल जल गया, जितना माल था, जितना स्टॉक था गोडाउन में, उस स्टॉक का आपको लॉस का क्लेम मिलेगा। लेकिन लॉस का क्लेम लेने के लिए आपके पास मेनली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, यह है सबसे मेन इंफॉर्मेशन। सर जिस दिन आग लगी, आप आग लगने का क्लेम तो मांगने आ रहे हो, पर पहले ये तो बता दो कि उस दिन गोडाउन में स्टॉक था कितना जो जल गया। आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बता देंगे। कैसे बताओगे? सर बुक्स पढ़िए ना, स्टॉक रजिस्टर पढ़ा है? अभी लेके आता हूं स्टॉक रजिस्टर निकाल के। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक लिखा हुआ है, रोज का स्टॉक लिखते हैं। और पढ़ के आयो, पढ़ के आयो, पढ़ के आयो, फाउंडेशन में पढ़ के आयो इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर हम वो यूज कर लेंगे और बता देंगे कितना स्टॉक है था गोडाउन में। वेरी गुड, बता दो। बता दोगे तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग क्लेम दे देंगे। सर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? सर जो स्टॉक रजिस्टर था ना वो भी स्टोर रूम में ही रखा हुआ था, आग से सिर्फ माल देख के थोड़ी आग आई और यहां स्टॉक रखा है तो स्टॉक को जला के चली गई। वो तो वहां पे रखा हुआ फर्नीचर भी जलाएगी।
वहां की कबड़ भी जलाएगी और कबड़ में सर मेरा सारा स्टॉक रजिस्टर रखा हुआ था, सर वो भी जल गया। मेरे पास क्या नहीं है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था उस दिन गोडाउन में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन है, इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन योर गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर, तो हमारा ये चैप्टर 90% खत्म ही हो गया। क्योंकि जब स्टॉक की वैल्यू आपको सामने ला के दे दी कि सर 3 लाख का माल था जल गया, पॉलिसी सर पॉलिसी 3 लाख की ले रखी थी, ये लो सर 3 लाख रुपए क्लेम, खत्म। कैलकुलेट क्या करूं मैं? तो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट कब शुरू होती है? पता चलता है कि सर स्टॉक रजिस्टर भी स्वाहा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी स्वाहा। हवन में नहीं डाला, आग अपने आप आ गई और सब जला गई। अब बोलो सर क्या करें? बोलना क्या है भैया, हम तो आपको क्लेम तब देंगे जब आप वैल्यू ऑफ स्टॉक लाके बताओगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक ले आओ, क्लेम ले जाओ। कहां से लाओगे वैल्यू ऑफ स्टॉक जब सब कुछ स्वाहा हो गया? तो यहां हम बात करेंगे कि सर कहां से लाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां हमारी बात, हमारी कैलकुलेशन का फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है कि सर सबसे सिंपल सा काम है क्लोजिंग स्टॉक लाने में प्रॉब्लम क्या है। आपने ये क्लोजिंग स्टॉक कहां देखा है? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहां देखा है? याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में देखा है। तो सर एक काम करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है? सबसे पहले सर हम यहां पे बचपन से लिखते आए हैं, फिर हम यहां पे सर परचेज लिखते आए हैं, परचेज, और उसके बाद हम यहां वेजेस लिखते हुए आए हैं। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हम लिख देते थे, यहां हम अपनी सेल्स लिख देते थे, और यहां हम अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और उससे हमारा जीपी आता था। सर ये बनाते थे हम ट्रेडिंग। पक्का ये ट्रेडिंग। सेल्स का मतलब मैं यहाँ नेट सेल की बात कर रहा हूं, परचेज का मतलब मैं यहाँ नेट परचेज की बात कर रहा हूं, यानी सारे एडजस्टमेंट्स जो प्लस माइनस करके आए हो बचपन में वो सब कुछ ध्यान। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर परचेज में से माइनस, गुड्स डिस्ट्रॉयड परचेज में से माइनस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल परचेज में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस। हाँ सर ये तो सब बचपन में बहुत बनाए ट्रेडिंग अकाउंट। आप सर इंटर लेवल पे ऐसी बात पूछ रहे हो आप, ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। ये निकाल के दे देना, पता चल जाएगा। सर कैसे आएगा, कैसे आएगा? एक मिनट रुकिए सर, अभी तो हमने बात की कि हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, सब जल गया, सब जल गया। कोई बात नहीं भैया, आपके गोडाउन, आपके ऑफिस में रखी हुई बुक्स जली है ना, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो और आपको ये थोड़ा बहुत पता है, इंटर लेवल पे हो, कि हर साल हमें इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है। हर टाइम टू टाइम हम जीएसटी के साल में रिटर्न भरते हैं। जीएसटी रिटर्न में परचेज की इंफॉर्मेशन देते हैं, सेल की इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन देते हैं। जो लास्ट ईयर हमने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा होगा उसमें हमने स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी होगी। तो ऐसे बहुत से एक्सटर्नल फाइलिंग्स हैं जहां पे आपने अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट की होंगी। तो जो लास्ट ईयर आपने रिटर्न भरा उसमें जो आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाया वो इस साल का आपका मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर, वो रिटर्न निकाल लेंगे। जीएसटी रिटर्न निकाल के देख लो, परचेजेस मिल जाएगी। जीएसटी रिटर्न जो अभी तक भरा परचेजेस मिल जाएगी सर, कुछ तो मिल जाएगी, इस पीरियड की परचेजेस, इस साल की परचेजेस। बाकी कोई बात नहीं, अपने सप्लायर को फोन कर लो। सप्लायर ने गुड सप्लाई की थी ना आपको, सप्लायर से ही खरीदा था। ये हम वैसे तो होता नहीं है नॉर्मल के हम हर दुकान से माल खरीदते लाते हैं, स्पेसिफिक सप्लायर से खरीदते हैं। तो सप्लायर से बोलो कि भैया मेरे को जो तूने माल बेचा था ना उसकी जो एंट्री की थी ना उसका अकाउंट स्टेटमेंट भेज दे। सप्लायर ने भी तो अपने अकाउंट्स बना रखे होंगे, आग आपके यहां लगी है उसके वहां नहीं।
तो वो आपका अकाउंट भेज देगा, परचेजेज मिल जाएगी, सेल रिटर्न भर रहे हो, जीएसटी रिटर्न में है। और नहीं तो मेन जितने बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, भाई परचूनी की दुकान खोल के नहीं बैठेंगे, हर कोई आता गोली खरीद के जाता है। तो कस्टमर से डिटेल ले सकते हो, सेल्स आ जाएगी। वर्कर्स को वेजेस पे करते हो, वो तो नॉर्मल है, पता ही होता है यार कि मेरे यहां पे 20 एम्प्लॉई हैं, हर एम्प्लॉय की इतनी इतनी वेजेस है या सैलरी है, वो हमने दी है सर, वेजेस आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी आ जाएंगे। अब क्या बचा जो नहीं आएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही नहीं आएगा, वही तो ढूंढने निकले हम। और दूसरा सर जीपी कहां से लाएंगे? ये दो चीजें कर कहां से लाएंगे? ये दो चीजें कहां से लाएंगे भाई? बिल्कुल समस्या तो है, ये दो चीजें मिसिंग है। पर्पस ये था कि हमें अपना क्या कैलकुलेट करना है, ये तो बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेते यदि हमें क्या मिल जाता, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली सेल्स पे किस रेट से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न करते हो, वो होता है नॉर्मली परफेक्ट। नॉर्मली बिजनेस के अंदर, टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर उनका जीपी स्टेबल रहता है। तो हमें क्या सर अजम्पशन लगा सकते हैं, तो लास्ट ईयर जो मेरा जीपी था, लास्ट ईयर जिस रेट से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था, मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूं ना सर कि उतना ही जीपी इस साल भी मिला होगा। भाई क्या होता क्या है सर, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आती है 100 रुपए, और मैं उस पे 25 का प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल करता हूं 125 में। 25 का मैं जीपी अर्न करता हूं किस पे? 125 की सेल प्राइस पे, यानी मेरा जीपी रेट हो जाता है 20% ऑन सेल्स। और सर मैं नॉर्मली करता ही यही हूं, हमेशा खरीद के लाता हूं, कॉस्ट निकालता हूं, कॉस्ट में 25% जीपी ऐड करता हूं और फिर उसे बेच देता हूं। तो मेरा जीपी एवरी ईयर समाओ कांस्टेंट सा रहता है। तो सर आपका जीपी रेट कितना है? 20% ऑन सेल्स। तो इस साल जितनी सेल्स की उसका 20% यहां जीपी डाल दो, मिल गया जीपी पक्का। और जब जीपी मिल गया तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन का जीपी, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। बात समझ में आई? यहां तक आसान सा काम था, इसमें अकाउंटिंग तो हमने कुछ खास की नहीं। हमने बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट उठाया कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गए हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा होता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन होती है। मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूं इस साल का, कब तक का? आग लगने तक की डेट का। और वहां की इंफॉर्मेशन लेने गए तो यहां जो इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में हमें चाहिए, उनमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसी ना किसी सोर्स से आ गई। गायब था तो दो चीज, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक। और जीपी के लिए मैंने अजम्पशन उठा लिया कि सर लास्ट ईयर जो रेट ऑफ जीपी था, आई एम अज्यूमिंग द सेम रेट ऑफ जीपी रिमेन कंटिन्यू, और इस साल भी वही रेट ऑफ जीपी है, तो सर जीपी भी मिल गया, काम खत्म, आ गई वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमारा पहला स्टेप क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? क्लेम की डिमांड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम रेज करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके बोलोगे सर मेरा लॉस हो गया, मुझे क्लेम चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी पहली चीज क्या बोलेगी? कितना लॉस हुआ? तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक आइडेंटिफाई करना जो जल गया। मिल गया वैल्यू ऑफ स्टॉक? बिल्कुल मिल गया, लेकिन इतना सा आसान भी तो नहीं है। इतना ही करना होता तो इस लेवल पे चैप्टर नहीं आता।
सर हमने ये अजम्पशन ली कि लास्ट ईयर का जीपी इस साल भी सेम है, सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब सर कॉस्ट में कोई चेंज ना आया हो, सर सेलिंग प्राइस में कोई चेंज ना आया हो। पहली चीज क्या, कॉस्ट में कोई चेंज ना हो। नहीं सर कॉस्ट लास्ट ईयर के मुकाबले 10% हाई हो गई है, तो जीपी भी चेंज होगा, सब्जेक्ट टू अपने सेलिंग प्राइस हाई नहीं की हो। सर कॉस्ट तो वही थी, मैंने इस साल सेलिंग प्राइस बढ़ा दी थी, तो जीपी भी चेंज हुआ होगा। तो आप जो लास्ट ईयर का रेट ऑफ जीपी ला रहे हो वो जरूरी नहीं है इस साल भी सेम अप्लाई हो, उसमें क्या हो सकते हैं चेंजेस। तो जो भी चेंजेस पॉसिबल हैं, जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पहली चीज क्या चेंजेस, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज आ गया, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आ गया, तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, सर हमने लास्ट ईयर का जीपी देख लिया और हमने मान लिया इस साल कंटिन्यू रहेगा, बट सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, सर मैंने पिछले 4 साल के और रिकॉर्ड्स पढ़े थे, वो भी देखे, तो पता चला हर साल जीपी मेरा बढ़ रहा है, हर साल मेरा जीपी इंक्रीज हो रहा है। पहले 15 था, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ है, तो इसका मतलब इस साल भी बढ़ेगा, तो सर वो एडजस्टमेंट डालो। या मैंने देखा सर हर साल जीपी कम हो रहा है, तो इस साल भी वो एडजस्टमेंट डालो। सर मैंने देखा है कि मेरा जीपी 20% स्टेबल नहीं होता, कभी 22 आता है, कभी 18 आता है, कभी 20 आता है, तो उसका एवरेज उठाओ, तो फिर पिछले सालों के जीपी का एवरेज उठाओ, बट कहीं से भी क्या लेके आओ, जीपी रेट लेके आओ, जिसे हम जेन्युइन जीपी रेट बोल सकें, जिन्हें हम एक्सपेक्टेड जीपी रेट बोल सकें, जो इस साल अप्लाई हो सकती है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे, कुछ वर्ड्स, कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताए, जीपी रेट में फ्लक्चुएशन, जीपी रेट में इंक्रीज, जीपी रेट में डिक्रीज, कॉस्ट प्राइस का चेंज होना, सेलिंग प्राइस का चेंज होना, ये उठाएंगे। तो पहली चीज, वी विल टेक रेट ऑफ जीपी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, टेक रेट ऑफ जीपी फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से रेट ऑफ जीपी ले लिया मैंने, प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ जीपी कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो हमें उस वक्त पता ही था, प्रीवियस ईयर का जीपी कैलकुलेट होगा और जीपी अपॉन सेल्स से हम जीपी रेट निकाल लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेक रेट ऑफ जीपी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, दैट इज जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। आगे जीपी रेट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसमें आपको क्या करना है, इस जीपी रेट में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। किन चीज के एडजस्टमेंट्स, आपको इस जीपी रेट में करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स किस किस चीज के, चेंज इन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, ट्रेंड ऑफ जीपी, दो मेन एडजस्टमेंट हो गए। यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई चेंज आया है, क्यों भाई, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में चेंज आया तो जीपी चेंज होना चाहिए ना, तो वो एडजस्टमेंट डालो। कैसे, बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या एडजस्टमेंट, ट्रेंड ऑफ जीपी। ट्रेंड ऑफ जीपी का मतलब सिर्फ लास्ट ईयर का जीपी नहीं उठाने का है, पिछले 4 to 5 ईयर्स का, 3 to 4 ईयर्स का जीपी उठाने का है।
और वहां देखने का है कि हमने अजम्पशन लॉजिकल तो लिया कि जो लास्ट ईयर का जीपी है वही इस साल रहने वाला है। ये लॉजिकल तो था या नहीं? कैसे पता चलेगा लॉजिकल था? सर उसके 2-3 साल पुराना भी चेक कर लेते हैं, हर साल यदि सेम है तो ठीक है, नहीं सर हर साल इंक्रीज हो रहा है एडजस्टमेंट, हर साल डिक्रीज हो रहा है एडजस्टमेंट, हर साल फ्लक्चुएट हो रहा है एडजस्टमेंट। तीन ही पॉसिबिलिटी है। एक तो स्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो एडजस्ट करना है, और फ्लक्चुएशन है तो भी एडजस्ट करना है। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे सर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्या पॉसिबिलिटी है? फ्लैट, स्टेबल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फ्लक्चुएटिंग। फ्लैट है, यूज इट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज, और फ्लक्चुएटिंग है तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज। वेट्स दे देंगे 1 2 3 4 5 और अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो हम उसका निकालेंगे सिंपल एवरेज। नहीं, इतना कुछ नहीं करने का, बहुत सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन। एक फ्लैट जीपी रेट है, यूज इट फॉर नेक्स्ट ईयर और फॉर करंट ईयर। एक फ्लक्चुएटिंग जीपी रेट है, कम ज्यादा, फ्लक्चुएशन का मतलब बात कर रहा हूं कभी कम कभी ज्यादा, तो सिंपल एवरेज। और एक स्पेसिफिक ट्रेंड है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप यूज करेंगे वेटेड एवरेज। बात समझ में आया भाई? यहां तक गणित समझ में आ गई हमारी क्या करने का है? तो पहला पर्पस ये था हमारा कि कितना स्टॉक था ताकि मैं क्लेम कर पाऊं। सर स्टॉक जल गया और स्टॉक के साथ बुक्स भी जल गए, रिकॉर्ड भी जल गए, तो मुझे स्टॉक मालूम करने के लिए जाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं सकते ना, स्टेटमेंट बनाएंगे। सर उस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, एक चीज गायब रहेगी, एक चीज हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मुझे इसकी अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जीपी कितना होगा। अजम्पशन किस बेसिस पे? प्रीवियस ईयर और पास्ट ईयर्स के जीपी के पैटर्न पे। तो सर पास्ट ईयर का जीपी का पैटर्न उठाने गए तो पास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, वहां से पास्ट ईयर का जीपी रेट मिला। जीपी रेट जब पास्ट ईयर का हमें मिला तो उसमें पता चला कि सर ट्रेंड है, उसका ट्रेंड चेक कर लो, फ्लैट ट्रेंड है तो यूज कर लेंगे। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वेटेड एवरेज निकाल दो। सर फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, सिंपल एवरेज निकाल, तो एवरेज जीपी आ गया। एवरेज जीपी आने के बाद और क्या देखूं? सर और ये देखो कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कोई फैक्टर चेंज तो नहीं हुआ, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि सेलिंग प्राइस। यदि ये फैक्टर चेंज हुए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो उसका एडजस्टमेंट। यहां तक बात समझ में आ गया? तो हो गया काम। सिंपल लग रहा है? नहीं सर सिंपल नहीं है, अभी भी एक गड़बड़ है, अभी भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? सर जीपी रेट जो हम निकाल के लाए, और जीपी रेट हमें ये बोलता है कि आपका जीपी रेट सपोज 20% है, इसका मतलब यदि आप 1 लाख की सेल करेंगे तो उस पे 20,000 का प्रॉफिट होगा, 10 लाख की सेल करेंगे तो उस पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, यही बोलता है। सर पूरी सेल पे, जितने पीरियड में, उस पीरियड में जितनी भी सेल मैंने की, उस पूरी सेल पे सेम प्रॉफिट। क्या ऐसा होता है कि यार हमेशा हर कस्टमर को हर सिचुएशन में अपना गुड्स जो भी मेरा है वो एक ही प्राइस पे बेचूं? कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं हो सकती क्या? कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है ना। ये 20% का जीपी जो हम स्टेबल मान रहे हैं, ये तो हमारे 3 फैक्टर को स्टेबल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए,
सेलिंग प्राइस 125 रुपए, 25 रुपए का प्रॉफिट। ये फैक्ट स्टेबल कर दिया। मतलब हमेशा सर खरीदूंगा 100 रुपए में ही आएगा, हमेशा जब भी खरीदूंगा 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, जब भी बेचूंगा हमेशा 125 रुपए में ही बेचूंगा, और हमेशा 25 रुपए का ही जीपी कमाऊंगा। ये फैक्ट मान के चल रहे हो? ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, और हमेशा कहीं नॉर्मल सिचुएशन रहेगी बिजनेस में? नहीं। क्यों? कैसे कारण? कौन से कारण? कई कारण है। आप में से शॉप है किसी की? बिजनेस है शॉप? किसकी है? अर्चुनी की है। चलो, हाँ, मसालों की शॉप है। अभी क्या होता होगा? आपकी मसाले की शॉप उठा लेते हैं, पल्सेस भी आप सेल करते हो, स्पाइसेस भी सेल करते हो, ठीक है। मान लेते हैं गरम मसाला 100 रुपए में आता है, मार्केट में 125 में बेचते हो। आपके छोटे भाई अलग रहते हैं, उनको भी घर में गरम मसाला चाहिए। आपके दुकान पे आए, यार भाई की शॉप है, बाजार से क्यों लेने का? भाई की शॉप है, भाई अपना तो ख्याल रखिएगा। रखोगे नहीं रखोगे? या भाई के साथ भी बिजनेस करोगे? नहीं रखोगे, चलो ठीक है। तो भाई का आप ख्याल रखोगे। भाई आया, बोले सर भाई अभिषेक वो देना गरम मसाला। ना लेके जाना। कितने दूं? 110 रुपए दे दे। भाई बोलने की जरूरत तो नहीं है, देख लिया ना? अरे देख लिया यार, जितने में पड़ा है उतने में दे रहा हूं, 115 रुपए दे दे। इतने में आया घर में, घर की रेट लगाऊंगा यार। देख बाजार में तो 125 में बेचता हूं, घर की रेट। बेचोगे नहीं बेचोगे? कितना जीपी आया? रेट ऑफ जीपी चेंज। और एग्जांपल, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, और एक्सपायरी डेट पास आ गई। देखो एक्सपायर्ड माल बेचते हो ये नहीं बोलना चाहता मैं, एक्सपायरी डेट पास आ गई, वो तो चुपचाप से एक्सपायरी डेट को भी स्क्रैच करके निकाल दो। काफी करते हैं, नई स्टिकर चिपका दी, वो वहां पे तो पकड़े जाते हैं कि स्टिकर खुल गई तो उसको स्क्रैच कर देते हैं। मिट गया होगा साहब, अभी तो बहुत टाइम है सब। तो एक्सपायरी डेट पास आ गई। अब एक्सपायरी डेट पास आ गई, माल पड़ा बहुत सारा है, निकालना है, क्या करोगे? स्पेशल डिस्काउंट। क्या हो गया? अरे सर बस मूड में हूं, मस्त वाले मूड में हूं, सस्ता आ गया था कहीं से स्पेशल डिस्काउंट, या दिवाली आ रही है स्पेशल डिस्काउंट। उसको क्या मालूम बेचारे को कि लेके घर जाएगा और 10 दिन बाद बोलेगा एक्सपायर हो गया। ठीक है, 100 रुपए का माल 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 110 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। भाई स्टॉक खाली हो, डेट पास आ रही है, जीपी रेट फिर चेंज हो गई। और एग्जांपल, सर 125 में सेल करता हूं, मेरे यहां मान लो मिठाई की शॉप है, 125 पर केजी ही सेल करता हूं, पास वाली दुकान भी 125 में बेचती है, मैं भी 125 में। अच्छी बात है सर, इस बार लेकिन बाजार से 105 रुपए का कॉस्ट आया, तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। नहीं बढ़ा सकता सर, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर पास वाली शॉप पे चला जाएगा, तो क्या करोगे? सर बेचना तो 125 में ही पड़ेगा। जीपी कितना बचा? जीपी रेट चेंज हो गई। ये सारी कौन सी सिचुएशन है? एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सेल पे जीपी मेरा कितना मान के चल रहा था मैं? 20%। लेकिन क्या हमेशा हर माल नॉर्मली बिकेगा? एबनॉर्मल सिचुएशन भी बिजनेस में हो सकती है। और यदि एबनॉर्मल सिचुएशन बिजनेस में हुई थी पहले कभी और या अभी, तो क्या उस पर्टिकुलर सेल पे भी सेम रेट ऑफ जीपी मारोगे क्या? अभी आपको जो सेल का रिकॉर्ड मिलेगा, वो सेल का रिकॉर्ड टोटल सेल कितनी बता रहा है आपका? यहां पे कितनी टोटल सेल हो गई? 475 रुपीज की सेल हो गई। आपका तो जीपी बोलता है 20% ऑफ 475।
आपने 20% ऑफ 475 जीपी निकाल लिया, जीपी कितना आया 95 रुपी। एक्चुअली तो 95 जीपी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर एबनॉर्मल सेल पे जीपी रेट 20% नहीं रहता। तो फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या? सेल आपकी दो तरह की हो गई, रिकॉर्ड आपके दो तरह के हो गए, सारे रिकॉर्ड दो तरह के हो गए। सारे रिकॉर्ड कौन से? नॉर्मल, एबनॉर्मल, सारे रिकॉर्ड दो तरह के हो गए। मुझे मेरी सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। वो सेल जो नॉर्मल प्राइस पे सेल होती है, नॉर्मल जीपी के साथ सेल होती है, और वो सेल जो एबनॉर्मल जीपी के साथ सेल होती है। और एबनॉर्मल जीपी का मतलब क्या है? एबनॉर्मल जीपी का मतलब क्या है? जो नॉर्मली रेट ऑफ प्रॉफिट है, आप उससे कम या ज्यादा। ये भी तो हो सकता है कि भैया दुकान पे बैठे थे, मिठाई की दुकान है, पुष्कर में लगा रखी है, और एक फॉरेन का कस्टमर आ गया, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि ये बनती कैसे, टेस्ट करते, वाओ मजा आ गया, कितने का? आपने कहा भाई सब बहुत सस्ता है, 150 पर केजी। कितना जीपी उड़ा लिया उससे? 50। ले सकते हैं ना? तो भी क्या हो रहा है? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है। यहां पे एबनॉर्मल का मतलब क्या है? इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, वहां एबनॉर्मल सेल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब है नॉर्मल जीपी रेट विल नॉट प्रिवेल। यस, यस, बिल्कुल सही। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल जीपी रेट विल नॉट प्रिवेल। और अप्लाई, हम कुछ सेल ऐसी करते हैं आउट ऑफ द टोटल सेल ऑफ द बिजनेस जिस पे नॉर्मल जीपी हमें नहीं मिलता, या तो ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, वो कहलाता है एबनॉर्मल। तो अब प्रॉब्लम दूसरी शुरू हो गई। सर जीपी रेट तो निकाल लिया, लेकिन वो जीपी रेट नॉर्मल जीपी रेट है, वो नॉर्मल सेल पे अप्लाई होगा। लेकिन यदि हम सेल को नॉर्मल जीपी रेट से सेल नहीं करते, अलग रेट पे सेल करते हैं, तो वो सेल कौन सी कहलाती है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का नॉर्मली तो मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल सिचुएशन। लेकिन हमारे लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जीपी अदर देन नॉर्मल रेट। तो आपका जीपी डिस्टर्ब हुआ, यदि आपका जीपी डिस्टर्ब हुआ, तो वो वाला पार्ट आपके लिए क्या हो गया? एबनॉर्मल। और जब अब पार्ट आपको पता चल गया कि आपके पास अब दो पार्ट की दो तरह की सेल होती है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट भी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी दो पार्ट में बनेगा। कैसे? ऐसे, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। ये है आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, दो पार्ट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। टोटल में टोटल सेल्स, टोटल में टोटल सेल्स, उस टोटल सेल्स के क्या करेंगे हम? दो पार्ट, उसमें से एबनॉर्मल प्राइस पे जो सेल हुआ उसे एबनॉर्मल में रख देंगे, और जो नॉर्मल में हुआ उसे, क्यों दो पार्ट में कर रहे हो? क्योंकि सर नॉर्मल सेल पे नॉर्मल रेट ऑफ जीपी लगा था, और एबनॉर्मल पार्ट ऑफ सेल पे कोई अदर जीपी लगा था, जो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो जब आप सेल को दो पार्ट में कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट को भी दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब आपके कॉस्ट, मेनली कौन सी? परचेज, सब दो पार्ट में हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है ना कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ स्टॉक आपका एबनॉर्मल है। अब यहां पे तो क्या था? सेल एबनॉर्मल प्राइस पे हो रही थी,
ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक रखा है उसमें से कुछ स्टॉक डैमेज स्टॉक है, ऑब्सोलेटेड स्टॉक है, जिसका एक्सपायरी पास में आ रहा है। ऐसे स्टॉक को क्या नॉर्मल प्राइस पे बेच पाओगे? नहीं। क्या ऐसे स्टॉक की वैल्यू नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू के बराबर होगी? नहीं। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करके चलना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल प्राइस पे बिक सकता है वो नॉर्मल स्टॉक, और जो नॉर्मल प्राइस पे नहीं बिक सकता वो एबनॉर्मल स्टॉक। तो हमने हर चीज को दो पार्ट में कैलकुलेट करना है। क्यों? अल्टीमेटली काम तो कौन सा आएगा? जीपी। अल्टीमेटली जीपी काम तो कौन सा आएगा? टोटल। अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक कौन सा चाहिए? चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, जला तो दोनों ही है, लेकिन नॉर्मल स्टॉक कैलकुलेट अलग से होगा और एबनॉर्मल स्टॉक की कैलकुलेशन अलग से होगी, क्योंकि उस पे जीपी डिफरेंट लगेगा। बात समझ में आ रही है ना जो बोला मैंने? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरे पास स्टॉक पड़ा है, यहां हम अपनी बुक्स की बात कर ले सर, एक 16 का एडिशन है, एक 21 का एडिशन है। एक मेरे पास बुक्स रखी, आप बुक लेने आए, सर ये 17 का एडिशन है और ये 21 का है, दोनों पे एमआरपी सेम है। क्या आप 21 का एडिशन, सर 800 रुपए की किताब है, सर एक 18 का एडिशन भी पड़ा है, चलेगा क्या आपको? 600 में दे दूंगा। होता है सर 2 साल पुराना एडिशन है लेकिन 600 500 में दे दूंगा। तो अब उसके पास जो स्टॉक रखा है उसमें 18 एडिशन का स्टॉक भी है, 21 एडिशन का स्टॉक भी है, तो 21 का एडिशन का स्टॉक नॉर्मल प्राइस पे बिकेगा, वो नॉर्मल स्टॉक है। जो 18 का एडिशन है क्या वो नॉर्मल प्राइस पे बिक सकता है? क्या उसकी वैल्यू नॉर्मल हो सकती है? नहीं। तो वो कौन सा स्टॉक कहलाएगा? क्यों एबनॉर्मल कहला रहा है? खराब है ऐसा नहीं है, वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डैमेज है। उसको मैं उस जीपी रेट पे नहीं बेच सकता जिस जीपी रेट पे मैं अपना नॉर्मल स्टॉक बेचता हूं। मुझे उसको बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो वो स्टॉक कौन सा हो गया? एबनॉर्मल स्टॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कब बोला एबनॉर्मल स्टॉक प्रॉफिट पे ही बिकेगा ये जरूरी है? एबनॉर्मल स्टॉक लॉस पे भी बेचना पड़ सकता है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आएगा। उस केस में यहां आप बाय ग्रॉस लॉस लिखोगे। कौन से वाले कॉलम में? एबनॉर्मल वाले में। लॉस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जीपी कौन सा वाला यूज में आएगा? टोटल। वो तो लग जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहे हैं हम यहां पे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिकल वे में चलने लगेंगे बहुत आसान हो जाएगी चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो बहुत सिंपली मजा आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। बनाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, नथिंग एल्स। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ये बचपन से आता है, यहां बस थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं। नॉर्मली सर हम तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख के जीपी निकालते आए थे, अब इस बार आपको जीपी निकाल के क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन अब यहां एक नई प्रॉब्लम, सिंपली चलते हुए आ रहे, वापिस से एक बार शुरू से बात कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहां पे? क्लेम की कैलकुलेशन। क्लेम किसका? लॉस का। लॉस कौन सा? फायर से होने वाला स्टॉक का लॉस। उसके लिए आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक कहां से निकालेंगे सर? बढ़िया सा सोर्स है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की बाकी सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस से उठा लेंगे। जीपी नहीं मिलता, जीपी के लिए प्रीवियस ईयर का जीपी रेट उठा लेंगे। सर प्रीवियस ईयर के जीपी में कोई ट्रेंड है? एडजस्टमेंट डाल के उठा लेंगे। लेकिन सर एक प्रॉब्लम नई और फेस होना शुरू हो गई कि सर क्या वो जीपी रेट एग्जैक्टली इस साल की सेल पे भी सेम रहेगा? हां, नॉर्मली तो सेम रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है सारी सेल नॉर्मल हो, जरूरी नहीं है सारा स्टॉक नॉर्मल हो। तो जो एबनॉर्मल सेल है और एबनॉर्मल स्टॉक है उस पे वो जीपी रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस वाले पार्ट को कर दो सेपरेट, अलग। तो हमने यहां पे अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के दो पार्ट कर दिए, नॉर्मल और नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब नॉर्मल जीपी रेट से बिकने वाला स्टॉक। एबनॉर्मल का मतलब है
अदर देन नॉर्मल जीपी रेट से बिकने वाला स्टॉक। यहां एबनॉर्मल का और कोई मीनिंग नहीं निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग में जाओगे एबनॉर्मल और नॉर्मल का मतलब अलग समझोगे। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल रीजंस की वजह से होने वाला लॉस, और एबनॉर्मल का मतलब होता है एबनॉर्मल रीजन की वजह से होने वाला लॉस। यहां ऐसा कुछ मतलब नहीं, उसे वहीं रखें। यहां हमारा एबनॉर्मल का मतलब, एक लाइन में वापस, एबनॉर्मल का मतलब इस जगह क्या है, जहां पे नॉर्मल रेट ऑफ जीपी अप्लाई नहीं होती, या तो कम, ज्यादा, या लॉस, कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू एनी रीजन, माल का कॉस्ट ज्यादा आ गया, स्टॉक डैमेज था, स्टॉक ऑब्सोलेटेड था, कोई घर का आ गया खरीदने, उसको अलग रेट पे देना पड़ा, कोई रीजन हो, बस होना क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ जीपी से वेरिएट हो जाएंगे हम। डन। सारी बातें समझ में आ गई यहां तक? तो करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कब का? पहले प्रीवियस ईयर का। किस चीज के लिए? जीपी का, पिछले साल का जीपी मालूम करने के लिए। सर जीपी दिया हुआ है, काम खत्म। फिर क्या बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस साल के शुरू से लेके, इस साल के स्टार्ट से लेके अभी तक, मतलब आग लगने तक का। ये पॉइंट क्लियर? चलेंगे कैलकुलेशन पे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, हर हर छोटी से छोटी सिचुएशन पे एग्जांपल्स करेंगे, ताकि फीड हो जाए। चैप्टर इजी है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि इन एवरी अटेम्प्ट एक क्वेश्चन कंफर्मली आता है, प्रोबेबली आता ही आता है। 10 नंबर के आसपास मान के चलिए इसका वेटेज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां तक का दो चीजों का क्लियर हो गया। पहला, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, उसके लिए जीपी रेट कैलकुलेट करके लेकर आना है। जीपी रेट के लिए जो फैक्टर्स हैं नॉर्मल नॉर्मल, वो हमें कंसीडर करना है। तो बनाना अल्टीमेटली ट्रेडिंग है। तो अब यहां पे सबसे पहले स्टेप लिखना शुरू कर दे। स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट जीपी रेट। स्टेप 1 कहता है जीपी रेट कैलकुलेट करके लाओ। कहां से लाओगे? प्रीवियस दी रखी है क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। नहीं दे रखी है, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे। और प्रीवियस ईयर में 2-3 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पिछले 2-3 साल का ट्रेडिंग बनाएंगे। एक जीपी रेट है तो वो यूज करेंगे, एक से ज्यादा जीपी रेट निकाल सकते हैं तो उसका एवरेज यूज करेंगे। ये सब बात हमने समझ लिया। हमें अल्टीमेटली जीपी रेट चाहिए। जीपी रेट आने के बाद फ्यूचर रिलेटेड जो भी उसमें एडजस्टमेंट थे वो करेंगे। ठीक है, इस काम के लिए आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल का बाइफर्केशन करना पड़ेगा। तो पहले तो आप सर जीपी रेट ले आओ। जीपी रेट लेके कहां से आओगे? फ्रॉम पास्ट ईयर्स। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ फायर का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम
ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड का? फ्रॉम ईयर स्टार्ट टू द डेट ऑफ फायर। ईयर स्टार्ट से डेट ऑफ फायर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे बैलेंसिंग फिगर से आपको क्या मालूम चल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये दो स्टेप तो क्लियर हो गए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए। सिचुएशन क्वेश्चन में आएंगे, चलेंगे, करके देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल से लूंगा ज्यादा समझ में आएगा रादर देन मैं वर्बली बोलूं। एग्जैक्टली एग्जाम्पल उठाएंगे ना हर सिचुएशन का, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा ऐसा करना है, ऐसे करना है, ये तो आसान है। उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट करेंगे। सर एक्चुअली लॉस हुआ कितना? सर अभी तो पता चल गया, जितना गोडाउन में माल था वही तो जला होगा, जरूरी नहीं है। अब यहां बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और समझो। क्या ये जरूरी है कि जिस दिन फायर हुआ, आग लगा, उस दिन जो गोडाउन में माल था पूरा जल गया? मतलब आग लग रही है और हम यहां हाथ बांध के मजा आ रहे हैं। क्यों सर? मजे आ रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों सर? हमारा क्या चाहने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ना। हमारा जाने वाला क्या है? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ना। हाथ बांध के देख रहे हो? ऐसा करता है क्या कोई? क्या करोगे? आग बचाने की, बुझाने की, माल जल रहा है उसको बचाने की कोशिश करोगे? डेफिनेटली करोगे। नहीं ऐसा करते हैं लोग, तो खुद ही आग लगा देते। क्या क्लेम मिलेगा? और अंदर क्या भरा होता है? कौन सा? ऑब्सोलेट माल डाल दिया, आग लगा दी। हमें ऐसा बात है, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। इसके ऑडिट करने जाएंगे तो पता चलेगा यार ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। तो खड़े होकर तमाशा तो नहीं देखेंगे, और तमाशा नहीं देखेंगे इसका मतलब हम कोशिश करेंगे, और यदि कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्टॉक बचेगा, और जो बचेगा क्या उसका क्लेम मिलेगा? नहीं। लेकिन सर जो बचा ना वो डैमेज कंडीशन में था, तो क्लेम किस बेसिस पे? सर जो डैमेज कंडीशन में स्टॉक बचा उसकी वैल्यू बता दो। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि सर कितने का स्टॉक था गोडाउन में? सर 5 लाख का स्टॉक था, जल गया सर। सर कुछ बचा? बोले चलो 5 लाख का स्टॉक जल गया, 5 लाख का क्लेम ले जाओ, और जो बच गया वो हमारा। सैब्रोगेशन यही होगा ना? हमारा, हम बेच लेंगे सर। आप तो आपका पूरा डैमेज ले जाओ, और जो बच गया वो हमारा। गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी ले जाओ पूरा, अब इसको हम बेच लेंगे। सेम ऐसी। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती कि सर बचा हुआ हमारा, लेकिन हम कहां बेचने जाएंगे? एक काम करो, इसे भी आप ही रखो और बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है, उतना क्लेम हम कम करेंगे। लॉजिकल। कि सर 5 लाख का माल था, 1 लाख का बच गया, 4 लाख का जल गया। सर जो 1 लाख का बचा, 1 लाख का बचा, उसको कितने में बेच पाओगे? सर 50,000 में बेच पाऊंगा, डैमेज हो गया। तो चलो 50,000 का क्लेम माइनस रख लो। जेन्युइन। एक बात और आई, अरे भाई जब मुझे मालूम है कि माल जलेगा और पूरा आग लगेगा और डैमेज होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, मैं मेहनत क्यों करूं? बाल्टी भर भर के पानी डालो, फटाफट भाग के फायर एक्सटिंग्विशर लाके आग बुझाने बैठूं? सर खर्चा होता है, खर्चा हर काम में। इंश्योरेंस कंपनी तो यार ऐसा मत करो। डैमेज हम पे करने, लेकिन ऐसा थोड़ी है खड़े हुए जलते हुए देखोगे। मेहनत तो करोगे, बचाओ। बचाने में जो खर्चा हुआ वो हम देंगे। अब करोगे ना मेहनत, तो क्या हो रहा है? माल कितना था वो मालूम कर लिया,
स्टॉक उस दिन आग लगने के दिन स्टॉक कितना था वो हमने मालूम कर लिया, उसमें से जो बचाया उतने की वैल्यू का क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक्सपेंसेस आपने किए उसका क्लेम मिलेगा। तो वहां से मुझे पता चलेगा एक्चुअली मेरा नेट लॉस कितना है। बात समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी मतलब अमाउंट ऑफ लॉस कैसे निकलेगा? स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने के टाइम पे स्टॉक कितना था, लेस वैल्यू ऑफ सॉल्वेज गुड्स, बचा कितना लिया, लेस कर दें, उसकी कौन सी वैल्यू लेस करेंगे, जितनी वैल्यू का बचाया, जिस वैल्यूएशन पे आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो। डैमेज है सर, डैमेज सेम रेट पे नहीं बिकता, लेकिन फिर भी बिक सकता है तो हम बेच लेंगे, जितने में बिक सकता है उतनी वैल्यू माइनस कर दो, प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, ये आ गया सर आपका अमाउंट ऑफ लॉस। कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सीधी सीधी बात कर ली हमने यहां तक, अभी तक इतने आग लगी तब इतना माल पड़ा था, जल गया, इतना बच गया, माइनस करो, बचाने के लिए इतना खर्चा किया, प्लस करो, ये हुआ है सर मेरा नेट लॉस। बोलो लाल क्या प्रॉब्लम है? अभी हाँ, लेकिन हम अभी यहां क्या बात कर रहे हैं? हम अपने स्टॉक की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, दिमाग चला ना चलाया ना, बहुत बढ़िया चलाया सर। क्लोजिंग स्टॉक निकाल के लाया था, कस्टमर से सेल पूछ के आया था, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो जो सेल्स लिखी थी वो कस्टमर से पूछ के लिखी थी, तो लेकिन उसमें एक सेल ऐसी थी जो अप्रूवल बेसिस पे थी, वो भी आपके किस में ऐड हो गई? स्टॉक में, क्योंकि पढ़ा है ना सेल्स ऑन अप्रूवल फाउंडेशन में, सेल्स ऑन अप्रूवल कंफर्मेशन पेंडिंग विल बी योर स्टॉक। तो आपके स्टॉक में आ गया सर वो? नहीं सर, मत ले लेना, आपके स्टॉक की वैल्यू में तो है, लेकिन वो गोडाउन में नहीं था, तो जला नहीं होगा। हमें तो यहां पे क्या निकालना है? वो माल जो गोडाउन में था। सर मैंने अपना कंसाइनी बना रखा, मैंने अपने कंसाइनी को गुड्स भेज रखी थी बेचने के लिए, वो भी आ गई होंगी स्टॉक में, तो क्योंकि स्टॉक विद कंसाइनी इज योर स्टॉक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ के आए हो। लेकिन यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टॉक किसके पास रखा है? पड़ोसी के पास, कंसाइनी के पास, आग लगी, जला नहीं है। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, वो सब समझेंगे, वो सब समझेंगे, सारे पॉइंट लेंगे। मैंने बोला ना, जो दिमाग में आपके डाउट आने वाला है उसका एग्जांपल आपको यहां मिलेगा। हम इसी कॉन्सेप्ट पे उठा के 15 से 20 क्वेश्चन कर देंगे, फिर क्या बचता है देखते हैं। समझ में आ गया यहां तक की बात? यहां तक की स्टोरी बिल्कुल समझ में आ गई? स्टेप नंबर 3 तक बिल्कुल पहुंच गए? जीपी रेट निकालो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, पास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के, करंट ईयर के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो कि भैया आग लगी उस दिन गोडाउन में माल था कितना, फिर उसके बेसिस पे निकालो कि लॉस कितना हुआ। अभी तक क्लेम की बात ही नहीं आई, अभी तक तो लॉस की बात आई है। और लास्ट स्टेप है अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम। सर अमाउंट ऑफ क्लेम, अब कौन सी समस्या रह गई क्लेम अमाउंट के लिए? जो लॉस हुआ वो आपके सामने निकाल के रख दिया, अब क्लेम में क्या प्रॉब्लम है? क्लेम में प्रॉब्लम है, क्लेम में प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लेम अमाउंट डिसाइड होता है मेनली दो फैक्टर पे, पहला लॉस हुआ कितना और दूसरा इंश्योरेंस किया कितना।
लॉस अमाउंट इंश्योरेंस अमाउंट से ज्यादा तो क्लेम कितना मिलेगा? लॉस हुआ 5 लाख का, पॉलिसी लिया था 3 लाख का, क्लेम कितना मिलेगा? 3 लाख। लॉस हुआ 3 लाख का, क्लेम पॉलिसी था 5 लाख का, क्लेम कितना मिलेगा? 3 लाख ही मिलेगा? नहीं भैया, यहां ही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। अमाउंट ऑफ क्लेम में दो चीजें होती है, एक होता है जनरल क्लॉज, एक होता है एवरेज क्लॉज। एक होता है जनरल क्लॉज और एक होता है एवरेज क्लॉज। सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए आप, स्टार बना के चाहे, क्लेम अमाउंट विल नॉट बी मोर देन लॉस। ये तो कंफर्म है ना? पॉलिसी लिया 5 लाख का, लॉस हुआ 3 लाख का, क्लेम 5 लाख का मिलेगा क्या? नहीं, लॉस अमाउंट से ज्यादा तो क्लेम कभी नहीं मिल सकता। तो एक चीज, या तो लॉस जितना क्लेम मिलेगा या लॉस से भी कम क्लेम मिलेगा। किस सिचुएशन? तो यहां आता है फुल इंश्योरेंस, पार्शियल इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस, पार्शियल इंश्योरेंस। भाई जितने अमाउंट का इंश्योरेंस किया था, सर मैंने तो अपने 50% स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो क्लेम भी सीधा सीधा 50%। पूरा क्लेम, पूरे लॉस का 50%, पूरे लॉस का क्लेम 50%। मतलब क्या है सर? एक आते हैं यहां पे हम सिंपल क्लॉज। सिंपल क्लॉज में तो ये होता है, क्लेम विल बी अमाउंट ऑफ लॉस और अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लोअर। जनरल क्लॉज जिसे बोलते हैं, मैं जनरल क्लॉज लिख देता हूं, कोई एवरेज क्लॉज नहीं है, सिर्फ जनरल क्लॉज है। एक सेकेंड, क्लेम अमाउंट विल नॉट बी मोर देन लॉस, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकंड क्या है हमारे पास, कि हमने क्या बात किया था? मैंने बात किया था कि आपके पास डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितना लिया, और डिपेंड करता है कि लॉस कितना हुआ। यदि टोटल लॉस हो गया, जितना स्टॉक था सारा जल गया, जितना तो पॉलिसी अमाउंट और लॉस अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक बोलते हैं विदाउट एवरेज क्लॉज या जनरल क्लॉज, जनरल क्लॉज, या मैं लिख देता हूं विदाउट एवरेज क्लॉज। विदाउट एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज में तो बहुत सिंपल सा आंसर है। विदाउट एवरेज क्लॉज में तो बहुत सिंपल सा आंसर है, एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर। एक्चुअली जितना माल चला, एक्चुअली जितना लॉस हुआ, वो लॉस अमाउंट और इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इंश्योरेंस अमाउंट आपने ले रखा है उसमें से जो कम है वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 3 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का लॉस, क्लेम 3 लाख। 3 लाख का लॉस, 5 लाख का इंश्योरेंस, क्लेम 3 लाख। ठीक है, लेकिन लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहां है, विद एवरेज क्लॉज। विद एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज ये बोलता है सर कि भैया होशियार तुम ही हो, होशियार तुम ही हो। मतलब क्या सर? होशियार मतलब
सर आपके गोडाउन में स्टॉक रहता है ऑन एन एवरेज कितने का? 5 लाख का। और आपने इसका इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है कितने का? 3 लाख का। और एक्चुअली लॉस भी हुआ है या 2 लाख का मान लेते हैं, और एक्चुअल लॉस हुआ है 2 लाख का। बताओ जी क्लेम कितना मिलेगा? ये तो है इंश्योरेंस अमाउंट, ये है क्लोजिंग स्टॉक, और ये है एक्चुअल लॉस। क्लेम कितना मिलेगा सर? 5 लाख का। 5 लाख का मैंने रिवर्स लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भावनाओं में बह गया थोड़ा सा मैं भी। ये है क्लोजिंग स्टॉक और ये है इंश्योर्ड अमाउंट। स्टॉक तो था 5 लाख का और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लिया था? 3 लाख का, और लेकिन लॉस सिर्फ 2 लाख का हुआ है। बताओ क्लेम कितना मिलेगा? क्यों? यस, क्या बात है भाई, चलती है खोपड़ी, चल रही है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, दिमाग चलना शुरू हो गया। लेवल अप होते ही दिमाग भी अप हो गया। सर 5 लाख का स्टॉक था, जितनी वैल्यू की असेट थी आपने कम इंश्योरेंस करवा रखा है। ये कहलाता है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योर्ड है मतलब आपने देखा जाए तो 3 में से 5 में से 3 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, यानी आपने अपनी असेट का 60% ही सिक्योर किया हुआ है इंश्योरेंस से। ये मतलब हुआ ना, 5 लाख की असेट लेकिन इंश्योरेंस कितना परसेंट लिया? 60%। मतलब आपने क्या किया था? आपने अपने गोडाउन के स्टॉक में से 60% स्टॉक को ही इंश्योरेंस दे रखा है, 40% तो लावारिस भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये मतलब हुआ ना, 5 लाख के स्टॉक में से 3 लाख के स्टॉक का तो इंश्योरेंस लिया और 2 लाख के स्टॉक को भगवान भरोसे छोड़ दिया। यानी क्या सोच के छोड़ा कि जब आग लगेगी तो जो इंश्योर्ड वाला स्टॉक है सिर्फ वो जलेगा, भगवान भरोसे वाला नहीं जलेगा। यही सोचा ना? जला कितना? अब बताओ इस 2 लाख में से इंश्योर्ड वाला कितना है और भगवान भरोसे वाला कितना है? इंश्योरर आके बोलता है, इंश्योर्ड पर्सन आके बोलता है, सर ये तो वही वाला है 2 लाख पूरा का पूरा जिसका इंश्योरेंस लिया था, वही जला है, भगवान भरोसे वाला तो बच गया। भगवान ने उस पे अपनी छाया डाल रखी थी, जो आग ने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा। तो इंश्योरर बोलता है, भैया मजाक कर रहे हो, ये तो भगवान तुम्हारे साथ है अकेला, ऐसा थोड़ी है, भगवान हमारे साथ भी है। भगवान ने जो इंश्योर था वो बचाया है। चलो चलो ठीक है, झगड़ा नहीं करते, पता तो चलेगा नहीं, झगड़ा नहीं करते, क्या करें, एवरेज क्लॉज लगा देते हैं। एवरेज, सर मैंने 60% का इंश्योरेंस लिया था, आप भी मुझे इसका 60% क्लेम दे दो। एवरेज क्लॉज नहीं होता तो पूरे 2 लाख का मिल जाता, उसमें भगवान भरोसे नहीं। क्लॉज कौन सा टिक मारा था? अब ये एवरेज इंश्योरेंस कंपनी पहले होशियार है, ऐसे ही नहीं है, इतनी इतनी सी बात पकड़ते हैं वो, क्योंकि यार इतने से प्रीमियम के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो। बिल्कुल, बात समझ में आई? तो एवरेज क्लॉज क्या बोलता है कि सर यदि आप अंडर इंश्योर्ड हो, आपने अपना स्टॉक अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हम प्रपोर्शनेट क्लेम देंगे, हम लॉस को भी प्रपोर्शन के बेसिस पे ही क्लेम देंगे। यानी क्लेम अमाउंट, लॉजिक से समझ में आ गया ना? अब फॉर्मूले से लिख लेते हैं। योर क्लेम अमाउंट विल बी लॉस ऑफ लॉस लॉस ऑफ स्टॉक लिखो या कुछ भी लिखो, एक्चुअल लॉस लिख दें उसमें, लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। बात समझ में आ गया?
इज इट क्लियर? एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? इफ योर टोटल इंश्योरेबल अमाउंट इज नॉट इंश्योर्ड, जितने का माल गोडाउन में है उतना पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए बाबा, लेकिन यदि पूरा इंश्योरेंस नहीं है तो आपका होशियारी काम नहीं करेगा, हम लॉस को भी उसी प्रपोर्शन में, क्लेम के अमाउंट को भी उसी प्रपोर्शन में कम कर देंगे। यानी हम क्या लगा देंगे? एवरेज क्लॉज। सर हमें क्या करना है? एवरेज क्लॉज लगाना है नहीं लगाना? पॉलिसी कौन सी है, विद एवरेज क्लॉज और विदाउट एवरेज क्लॉज, अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। ये थे आपके 4 स्टेप्स जिनमें हमने अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 1 जीपी कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 कितना लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन, और स्टेप नंबर 4 अमाउंट ऑफ क्लेम का कैलकुलेशन। डेट ऑफ फायर के दिन जो गोडाउन में स्टॉक है, दैट टोटल स्टॉक मस्ट बी इंश्योर्ड। नॉर्मली तो सर मेरे गोडाउन में 3 लाख का ही माल रहता है, बस गलती किस्मत खराब थी कि उस दिन 5 लाख का था। तो 3 लाख का ही होना चाहिए था, आग लगी उस दिन भी, वो आपकी किस्मत खराब है, फिर एवरेज क्लॉज लग जाएगा। जब आपने 3 लाख फुल इंश्योर्ड करवा रखा है, फुल इंश्योर्ड का मतलब, या देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फुल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? फुल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जितना भी डैमेज आप एक्सपेक्ट करते हो उसको इंश्योर करवा लो, और जितना इंश्योर्ड करवा रखा है उतना ही वहां रखो। भैया जितने का रिस्क नहीं है, जितने का इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उससे ज्यादा तो आपने यदि वहां रखा है तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया ना उसको। यदि आपने 3 लाख का नॉर्मल स्टॉक आपके पास रहता है, आपने 3 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, ठीक है, ये सोच के कि आई एम फुली इंश्योर्ड, लेकिन ऑन द डे आपने स्टॉक 3 लाख की जगह 4 लाख तक इंक्रीज कर दिया अपने गोडाउन में, दैट्स योर मिस्टेक। इफ यू आर इंश्योर्ड अप टू 3 लाख, मेंटेन स्टॉक अप टू 3 लाख। If your stock will increase from that amount, average clause will be applied. Automatically under insurance बन जाएगा और average clause applicable हो जाएगा। विदाउट एवरेज क्लॉज और विद एवरेज क्लॉज अंडर इंश्योरेंस के केस में ही एप्लीकेबल होता है। यदि अंडर इंश्योरेंस था ही नहीं, फुली इंश्योर था, तो एवरेज क्लॉज तो वैसे ही नहीं था, लेकिन आपने स्टॉक ज्यादा कर दिया तब वो अंडर इंश्योरेंस बन गया, और अंडर इंश्योरेंस में आपने क्लॉज स्पेसिफाई नहीं करवा रखा है तो विद एवरेज क्लॉज लगेगा। समझ में आ गया बात? भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? चैप्टर समझ में आ रहा है? डैमेज से ज्यादा इंश्योरेंस तो कहां से लोगे? ये तो हमने इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब नोट डाल के स्टार बना के पहले ही लिख दिया कि ये तो होना ही है। अमाउंट ऑफ क्लेम विल नॉट बी मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस इन एनी ऑफ द सिचुएशन। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को क्या मामू समझा है? मतलब इंश्योरेंस कंपनी के भैया वैल्यूअर्स जो होते हैं बहुत बारीकी से चेक करते हैं हर चीज को, हर चीज को। आपका एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है और उसका बिल्कुल रिएक्ट तो सोच समझ के करना ही होता है, बोलना भी सोच समझ के होता है कि आपके मुंह से कुछ निकला और वहां रिकॉर्ड हो गया तो उसकी भी पूरी जांच होगी, डिटेल, मतलब इतनी ज्यादा कि फॉरेंसिक लेवल पे जांच होगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, सब्जेक्ट टू जो वैल्यूअर आया है ना वो अच्छा हो, मतलब वो अंडर द टेबल काम करता हो तो ठीक है, तो पटा लो उसको और अपना काम निकलवा लो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जेन्युइननेस की, ठीक है? यहां तक सब डन? तो
काफी है आज के लिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक और उससे रिलेटेड पूरे स्टेप्स कॉन्सेप्ट वाइज हमने डिस्कस कर लिए। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। इसको पूरा रिवाइज करके कल मिलेंगे और कल हम इसके करेंगे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखते हैं ये जितना डिस्कशन हमने किया क्या वो हम इजीली अप्लाई कर पाते हैं नहीं, एंड आई एम वेरी मच श्योर आराम से अप्लाई करेंगे। सो टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर।